फ्योडर दोस्तायेवस्की का जीवन सिर्फ साहित्यिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तिगत संघर्ष, राजनीतिक विचारधारा और कठोर जीवन के अनुभवों ने उनके लेखन को गहराई प्रदान की। विशेष रूप से उनकी साइबेरियाई जेल यात्रा ने उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया और उनकी रचनाओं को गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आयाम दिए। उनका प्रारंभिक जीवन और क्रांतिकारी विचारधारा। दोस्तायेवस्की का जन्म 1821 में मॉस्को में हुआ था। उनके पिता एक सख्त और निरंकुश व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां कोमल स्वभाव की थी। कम उम्र में ही उन्होंने रूसी साहित्य और दर्शन में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मिलिट्री इंजीनियरिंग स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उनका झुकाव सैन्य जीवन के बजाय साहित्य की ओर था। 1840 के दशक में उन्होंने पुअर फोल्क नामक गरीब लोग नामक उपन्यास लिखा, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। लेकिन वे जल्द ही रूसी क्रांतिकारी विचारधारा के संपर्क में आ गए। पेत्राशेव्स्की सर्कल और गिरफ्तारी। 1847 में दोस्तायेवस्की पेत्राशेव्स्की सर्कल नामक एक बौद्धिक समूह में शामिल हो गए। यह समूह मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों, समाजवाद और जारशाही के विरोध पर चर्चा करता था। हालांकि ये कोई उग्रवादी संगठन नहीं था, लेकिन जार निकोलस को इसमें संभावित विद्रोह का खतरा दिखा। अप्रैल 1849 में जार की गुप्त पुलिस ने सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तायेवस्की को राजद्रोह का दोषी पाया गया और मृत्यु दंड सुनाया गया। फिर फांसी की सजा में हुआ बदलाव। 22 दिसंबर 1849 को दोस्तायेवस्की को अन्य कैदियों के साथ फांसी देने के लिए एक सार्वजनिक चौक में लाया गया। उनके सामने सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान ली। उन्हें अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों को महसूस करने का अवसर मिला। यह अनुभव उनकी आगे की रचनाओं में बार बार आया। लेकिन ऐन समय पर जार ने उनकी सजा को बदलने का आदेश दिया। इसे एक मॉक एक्सिक्यूशन कहा जाता है, जिसमें कैदी को लगता है कि वह मरने वाला है, लेकिन अंतिम क्षण में उसे क्षमा कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तायेवस्की को 4 साल के लिए साइबेरिया भेज दिया गया, जहां उन्हें कठोर श्रम करना पड़ा। उनकी साइबेरियाई जेल जीवन का परिचय। उनकी कैद साइबेरिया के ओम्स्क के एक पेनल कैंप दंड शिविर में हुई थी। यहाँ के हालात बेहद इनह्यूमन थे, अमानवीय थे। यहाँ पर दर्जनों कैदियों को एक ही तंग कमरे में रखा जाता था। सुबह से शाम तक लकड़ी काटना, बर्फ पर चलना और अन्य भारी काम करने पड़ते थे, और खराब भोजन, अधिकतर केवल सूखी रोटी और पानी दिया जाता था। क्रूर पहरेदार। जरा सी गलती पर यहाँ गार्ड्स कोड़े मारते थे। हत्या और हिंसा आम थी। अपराधी एक दूसरे पर हमला कर देते थे। जेल से दोस्तायेवस्की पर पड़े प्रभाव।
अपराधियों की मानसिकता को गहराई से समझना। शुरुआत में दोस्तायवस्की को वहाँ के अपराधी सिर्फ हिंसक और इनह्यूमन अमानवीय लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर मानवीय भावनाओं को समझा। आध्यात्मिक परिवर्तन। जेल में रहते हुए दोस्तायवस्की के पास पढ़ने के लिए केवल बाइबिल थी। उन्होंने इसे गहराई से पढ़ा और धीरे धीरे ईश्वर में उनकी आस्था मजबूत होती गई। इस अनुभव ने उनके बाद के उपन्यासों में आध्यात्मिकता और नैतिकता के तत्व जोड़े। सजा और अपराध पर नया दृष्टिकोण। न्यू पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि पनिशमेंट से सुधार संभव नहीं, बल्कि करुणा और समझ से ही बदलाव आता है। उनके उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट में यह विचार प्रमुख रूप से दिखाई देता है। लेखक के सजा के बाद नया जीवन और लेखन कैसा रहा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। 1854 में 4 साल की कैद के बाद दोस्तायवस्की को रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें तुरंत स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्हें रशियन आर्मी में शामिल होना पड़ा और 4 और साल तक एक सैनिक के रूप में रहना पड़ा। 1859 में उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया और उन्होंने लेखन में वापसी की, लेकिन अब उनका लेखन पहले की तुलना में कई अधिक गहरा, गंभीर और दार्शनिक हो चुका था। प्रमुख रचनाएं जो इस अनुभव से प्रभावित हुई। नोट्स फ्रॉम ए डेड हाउस। साइबेरियाई जेल में बिताए गए वर्षों का विवरण। क्राइम एंड पनिशमेंट। अपराध, पश्चाताप पर और आध्यात्मिकता पर गहरी पड़ताल। द इडियट। एक निष्कलंक और मासूम व्यक्ति की त्रासदी। द ब्रदर्स कारामाजोव। ईश्वर, अपराध और न्याय पर गहरी दार्शनिक रचना। ये 4 रचनाएं उनके अनुभव से जो प्रभावित हुई उसके बाद उन्होंने लिखी। फ्योडर दोस्तायवस्की का जीवन स्वयं एक कथा से कम नहीं था। साइबेरियाई जेल की पीड़ा उन्हें एक साधारण लेखक से महान विचारक और साहित्यकार बना दिया। उनकी रचनाएं सिर्फ उपन्यास नहीं, बल्कि मानव जीवन की गहरी समझ को दर्शाने वाले ग्रंथ हैं। वे हमें बताते हैं कि कठिनाइयाँ और पीड़ा सिर्फ यातना नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने वाले कारक भी हो सकते हैं।